हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है ठीक ही होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले और भी यूपी ट्रिपल एससी के लिए वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको यहाँ पर जीके के, एसएसटी के और संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस में यहाँ पर मिलते रहेंगे, वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम संविधान के 40 क्वेश्चन करेंगे, विद एनालिसिस करेंगे, क्योंकि उनको डिटेल से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था। मतलब किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था भारतीय संविधान की रचना में? ब्रिटिश संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, आयरलैंड के संविधान का और भारत सरकार अधिनियम 1935 का। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारत के संविधान में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। अब जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम क्या है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही भारत में द्वैध शासन की समाप्ति हो गई थी और भारत सरकार को, संघ को तीन में बांटा गया था। सरकार को जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पूरे केंद्र सरकार कार्य करती है, राज्य सूची में राज्यों की सरकारें काम करती हैं और समवर्ती सूची में संघ और राज्य सरकार मिलकर काम करती है। लेकिन क्या होता है समवर्ती सूची में ये होता है कि अगर संघ सूची और राज्य सूची के बीच मतभेद होता है तो संघ सूची के विषयों को, संघ सूची को ज़्यादा मान्यता दी जाती है, ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2001 या 2004, 2005 या 2002। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी को लागू हुआ था, पारित हुआ था। अब अगले सवाल पर चलते हैं। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? जयप्रकाश नारायण या भूपेंद्र नाथ दत्त, एम.एन. रॉय या जवाहरलाल नेहरू। तो दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाता है। इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब क्या माना जाता है? तो भारत में संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार माना जाता है। लेकिन पहले ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ है और इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था और इसको एक कानूनी अधिकार माना जाने लगा। आगे है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाता है। इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है या राजकीय नीति निदेशक तत्वों के सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है, संविधान की उद्देशिका में रेखांकित है या संविधान में उपेक्षित है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाता है। इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? पहली बात तो ये जान लें 368 क्या है, अनुच्छेद 368 क्या है। तो अनुच्छेद 368 में बताया गया है कि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बदलाव भी किया जा सकता है और उसमें से कुछ हटाया भी जा सकता है और नया कुछ ऐड भी किया जा सकता है। ये सब किस में बताया गया है? तो अनुच्छेद 368 में बताया गया है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको संशोधित नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत? तो आपको ऑप्शन पढ़ने हैं। संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा, या फिर संप्रभुता, भूभागीय अखंडता और शासन की संसदीय प्रणाली, या फिर न्यायिक समीक्षा और संघीय प्रणाली, या फिर संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब अगले सवाल पर चलते हैं।
अगला सवाल यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान में सम्मिश्रण संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है। ये सीधे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि संविधान में भारत को क्या कहा गया है। एक राज्य संघ कहा गया है, अर्ध संघीय या राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ कहा गया है, या अंशतः एकात्मक तथा अंशतः संघीय कहा गया है। यहाँ पर क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, भारत को संविधान में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ बताया गया है। अनुच्छेद 1 और भाग 1 में ये सब बताया गया है। तो अब अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करते हैं और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई। शासन की संघीय प्रणाली कौन से अधिनियम में स्थापित की गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो ये क्वेश्चन अभी पीछे भी आ चुका है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत की संघीय प्रणाली को स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कैबिनेट मिशन 1946, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो यहाँ पर पूछ रहा है भारत के संविधान को गठित करने का मुख्य आधार कौन था? कैबिनेट मिशन 1946 ये इसका आधार था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है। अब जान लें कि कैबिनेट मिशन 1946 क्या था। तो कैबिनेट मिशन 1946 जो था वो 23 मार्च 1946 को भारत आया था और 24 मार्च 1946 को इसको भारत में लागू कर दिया गया था। और इसको भारत आने का उद्देश्य क्या था, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो कैबिनेट मिशन 1946 के भारत आने का प्रमुख उद्देश्य था कि भारत में सत्ता का हस्तांतरण के उपाय सुझाना और संविधान की कार्यप्रणाली को नियोजित करने के उपाय सुझाना, ये सभी इसके प्रमुख उद्देश्य थे। और इसमें सदस्य कितने शामिल थे? तो इसमें 389 सदस्य शामिल थे। इन बातों को आपको याद रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इसके अध्यक्ष थे। ये बात भी आपको याद रखना है और इससे बनने वाले सभी क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। इसमें शामिल 389 सदस्य में कौन कौन लोग थे? तो 389 सदस्यों में 292 राज्यों से, 93 देसी रियासतों से थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। दिल्ली, मेवाड़, बलूचिस्तान इन क्षेत्रों से थे। और जो कैबिनेट मिशन के तहत 24 मार्च 1946 को इसको लागू किया गया था और इसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। ये सभी बातें आपको याद रखनी है। इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं कैबिनेट मिशन से। अब अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो ये आपको बताना है जो सम्मिलित नहीं है मौलिक अधिकारों में। भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो है। विधि के समक्ष समता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, या समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार ये भी संविधान मौलिक अधिकार में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार भी है। समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाता है। इसके अगले सवाल पर चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? ऐसा कौन सा अधिकार है जो कि संविधान में नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको मौलिक अधिकार बताया है? निजता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अस्पृश्यता का अधिकार, एसोसिएशन या संघ को बनाने का अधिकार। इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है। अब आपको जान लेना है निजता क्या होती है। तो निजता का अर्थ होता है अपनी निजी जानकारी को अपने संभाल कर रखना, ये निजता का अधिकार होता है।
व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी संभाल कर रखना ये निजता का अधिकार होता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको मौलिक अधिकार बताया। अब अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रह रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो या दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा? तो वह व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा जो अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर चुका हो। अब अगले सवाल पर चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या कौन सी रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है। पहली बात तो ये जान लें कि सुप्रीम कोर्ट जो भी रिट जारी करता है वह 5 प्रकार की रिट जारी करता है। वह 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं ये भी आपको जान लेना है। तो उसमें पहली होती है परमादेश रिट, दूसरी अधिकार परीक्षा रिट होती है, उत्प्रेषण रिट होती है, प्रत्यक्षीकरण रिट होती है और प्रतिषेध रिट होती है। ये 5 प्रकार की रिट होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सी रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है कि वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाता है। अधिकार परीक्षा रिट के तहत उसको ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है कि वे सरकारी तौर पर अधिकारी नहीं, हकदार नहीं है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाता है, अधिकार परीक्षा रिट के तहत ऐसा होता है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। यूएसए के राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियां तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संधियों का अनुसमर्थन वहां की सीनेट द्वारा किया जाना चाहिए। इससे निम्नलिखित में क्या निर्दिष्ट होता है, मतलब इसका क्या अर्थ होता है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है, विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत है या विधि का नियम है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाता है, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत ये है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक है। इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी समादेश बोलते हैं रिट को, जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा न किया जा रहा हो कोई कार्य कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसा कार्य जो नहीं किया जा रहा हो उसके लिए उसको बाध्य किया जा सकता है। ऐसा कौन सी रिट किया जा सकता है, कौन सी रिट जारी करके किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो ये रिट के नाम यहाँ पर इंग्लिश में दिए गए हैं और यहाँ हिंदी में दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाता है, परमादेश रिट द्वारा किसी व्यक्ति को बाध्य करके काम करवाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक है, मैंडेमस की रिट। अब अगले सवाल पर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? ये क्वेश्चन 2 तरह से आता है। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है प्रस्तावना। लेकिन प्रस्तावना तो यहाँ पर है ही नहीं ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग पूछा गया है। अब इसीलिए यहाँ पर अगर संविधान का हृदय और आत्मा, सिर्फ हृदय और आत्मा इस तरह से पूछा जाए तो प्रस्तावना आंसर होगा। लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग संविधान का हृदय और आत्मा पूछा जाए तो उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। और ये किस में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 32 में है। ये भी आपको याद रखना है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग आता है तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा है। लेकिन अगर संविधान का हृदय और आत्मा पूछा जाए तो यहाँ पर आंसर प्रस्तावना हो जाता है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय राज्य संघ क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, गृह मंत्री या उपराज्यपाल? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाता है, उपराज्यपाल। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, समाजवादी चिंतक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं? राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र या विधि क्षेत्र?
क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाता है, आर्थिक संघ, आर्थिक क्षेत्र। मतलब समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं तो उसमें किसकी चिंता होती है? उनको आर्थिक क्षेत्र की चिंता होती है, पैसों की चिंता होती है। पैसों में अगर कोई बराबर हो जाता है तो उसको समानता का अधिकार कह दिया जाता है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है? एकात्मक शासन प्रणाली का क्या लाभ है भारत में? तो इसका लाभ है दृढ़ राज्य, मजबूत राज्य। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? अभी हमने ऊपर बताया था 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। और कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, लेख अधिकार, प्रेक्षा। ये हैं 5 प्रकार की रिट जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? ये भी अभी आपको बता दिया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। अब यहाँ पर एक दिया गया है 42वें संविधान संशोधन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत की संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे तो इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 44वां संविधान संशोधन। अब अगले सवाल पर चलते हैं। भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है। भारत में वैध प्रभु सत्ता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में या संविधान में? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाता है, संविधान में। अब अगले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार है, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार भी है, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार भी है, लेकिन जीवन का अधिकार ये राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाता है। इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में इनके अलावा 6 लोग और शामिल थे, उनको भी देख लेते हैं। उनके क्या नाम हैं? तो पहले तो खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनके अलावा 6 में आ जाते हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, दूसरे हैं कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, तीसरे हैं मोहम्मद सादुल्ला, चौथे हैं एन गोपाल स्वामी अय्यर, 5वें हैं VL मीटर और छठे हैं DP खेतान। ये 6 लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा प्रारूप समिति में शामिल थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद थे। अब अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, अभी आपको बताया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, जो कि इसमें नहीं है। तो अखंडता के लिए यहाँ पर एक शब्द निष्ठा भी यूज़ किया जा रहा है। तो समाजवादी भी जोड़ा गया था, पंथनिरपेक्ष भी जोड़ा गया था और निष्ठा भी जोड़ा गया था, लेकिन गरिमा शब्द वहाँ पर नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाता है। इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। और किस में जोड़े गए थे ये शब्द? तो ये शब्द भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते थे, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो वह है हमारा प्यारा भारत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाता है। इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अभी आपको बताया था, अनुच्छेद 32 में दिया गया है और इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? संपत्ति की हानि में, अतिरिक्त
कर की वापसी में, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में या भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने में। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाता है। दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को किसके द्वारा अधिकार में लिया था? कैसे अधिकार में लिया था? पुलिस कार्रवाई द्वारा, सैनिक कार्रवाई द्वारा या अनुनय द्वारा या बातचीत द्वारा? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता है? तो भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई के द्वारा अपने अधीन ले लिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर या BN राव? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाता है। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या है? पृथकता का खतरा, सत्तावादी शासन, स्थानीय हितों की उपेक्षा या अकुशल प्रशासन? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाता है। संघीय प्रकार के शासन का सबसे बुरा दोष यह है पृथकता का, यानी कि अलग करने का, अलगाव का जो खतरा होता है, यही इसकी सबसे बड़ा गंभीर दोष है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 34, मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाता है। संघीय व्यवस्था हमारे भारत की कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो मंत्रिमंडल पद्धति और सामूहिक जिम्मेदारी कौन से देश की देन है? तो यह है ब्रिटेन की देन। और हमारे देश के संविधान में आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। अमेरिका से क्या लिया गया है? तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और संसदीय व्यवस्था अभी आपको बता दी ब्रिटेन से ली गई है। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और हमारे भारत का GST कहाँ से लिया गया है? तो वो कनाडा से लिया गया है। प्रस्तावना कहाँ से, कौन से देश से ली गई है? तो प्रस्तावना अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इन सभी बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाता है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का आधार है? परमादेश या बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है स्वतंत्रता का आधार है, निजी स्वतंत्रता का आधार है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होता है? डिक्री, अध्यादेश, समादेश या अधिसूचना? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ठीक हो जाता है। रिट जारी की जा सकती है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए। अब अगले सवाल पर चलते हैं। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? तो भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत संविधान, संसद और राज्य विधानसभाएं या हम लोग अर्थात जनता। यहाँ पर क्या हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाता है। हम लोग, जनता जो है भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। सबसे पहले ही आपको बता दिया था कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा ही शासन होता है। मतलब हम ही वोट देकर अपने नेता को चुनते हैं और उसी से गवर्नमेंट चलवाते हैं। तो ये क्या होता है? यही भारत की राजनीतिक शक्ति होती है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। भारत के संविधान का अध्यक्ष कौन था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, BN राव या पंडित जवाहरलाल नेहरू? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होना चाहिए? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष दो पूछे जाते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कौन? तो वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब? 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। इन बातों को भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक समीक्षा की धारणा कौन से देश से ली गई है?
इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो ये ली गई है यूएसए यानी कि अमेरिका से ली गई है न्यायिक समीक्षा की धारणा। अब अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, ये आपको बताना है। तो भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पर अपनाया गया था पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग हैं। और कब बनकर तैयार हुआ था, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो भी आपको 26 नवंबर 1949 ही लगाना है। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।